पिछले कुछ दिनों में नेपाल ने जो देखा वो दशकों तक याद किया जाएगा। काठमांडू की सड़कों से लेकर देश के कई बड़े शहरों तक सब कुछ जल रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और मंत्रियों के घरों में आग लगा दी। यहां तक कि जेलों पर भी हमले की खबर आई, जिसमें हजारों कैदियों के फरार होने का दावा किया गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। लेकिन क्या यह सब अचानक हुआ? क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन इतना बड़ा भूचाल ला सकता है, या फिर ये एक ऐसी साजिश है जिसके तार कहीं और जुड़े हैं? तो चलिए आज इस पहेली की परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है नेपाल सरकार के एक फैसले से। नेपाल सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगा दिया। सरकार का कहना था कि इन प्लेटफॉर्म से गलत सूचना और नफरत फैल रही है। लेकिन यह फैसला आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। नेपाल की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा युवा है, जिसे जेन ज़ी कहते हैं। उनके लिए सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि अपनी आवाज उठाने का, कनेक्ट करने और आजादी का प्रतीक है। बैन लगते ही हजारों युवा, जिसमें स्कूल और कॉलेज के छात्र भी थे, सड़कों पर आ गए। उनके हाथों में बैनर थे, भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, सोशल मीडिया पर नहीं। देखते ही देखते यह प्रदर्शन एक हिंसक आंदोलन में तब्दील हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और फिर हिंसा की तस्वीरें सामने आई, जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। दबाव इतना बढ़ा कि इसने नेपाल सरकार को हिला के रख दिया और एक राजनीतिक संकट को जन्म दिया। सतह पर यह जेन ज़ी का गुस्सा लगता है, जो अपनी डिजिटल आजादी छिन जाने से भड़का। लेकिन 8 सितंबर को प्रतिबंध हट जाने के बावजूद हिंसा जारी रही, जो बताता है कि असली कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और ज्यादा खतरनाक है। सोशल मीडिया बैन तो सिर्फ एक चिंगारी थी, बारूद तो कई सालों से इकट्ठा हो रहा था। और यह बारूद था भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और भाई भतीजा वाद। पिछले कुछ सालों से नेपाल ने हजारों करोड़ के घोटाले देखे, जिसमें भूमि घोटाले से लेकर कोऑपरेटिव घोटाले तक। इन घोटालों से जनता का सरकार पर से भरोसा ही उठ गया। एक तरफ आम युवा 10% से ज्यादा बेरोजगारी दर से जूझ रहा था, तो दूसरी तरफ नेताओं और अधिकारियों के बच्चे, जिन्हें सोशल मीडिया पर नेपो किड्स कहा जाने लगा, वो अपनी महंगी गाड़ियां और लग्जरी लाइफ सोशल मीडिया पे दिखा रहे थे। इंडोनेशिया और फिलीपींस से शुरू हुआ #नेपो बेबी नेपाल में जंगल की आग की तरह फैला। युवाओं को लगा कि सिस्टम उनके लिए नहीं बल्कि कुछ खास परिवारों के लिए काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी बीच नेपाल का एक एनजीओ, जो 2015 में भूकंप के बाद राहत कार्यों के लिए बना था, युवाओं के इस गुस्से को मंच देने वाला प्रमुख संगठन में से एक बनकर उभरा। इसके संस्थापक यूथ अगेंस्ट करप्शन जैसे अभियान चलाकर युवाओं को संगठित करने की भूमिका निभाई। हालांकि यह आंदोलन काफी हद तक विकेंद्रित था, इसका कोई एक औपचारिक नेता नहीं था। तो क्या यह जनता का असल गुस्सा था, जिसे नेपाल के एक एनजीओ जैसे संगठन ने आवाज दी, या वो भी किसी बड़ी शतरंज के मोहरे थे? जब किसी देश में अराजकता फैलती है तो कुछ लोग हमेशा इसका फायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं। नेपाल, जहां राजनीतिक अस्थिरता का एक लंबा इतिहास रहा है, इसका अपवाद नहीं है। जैसे ही युवाओं का आंदोलन सड़कों पे फैला, सत्ता के पुराने और नए खिलाड़ी सक्रिय हो गए। एक तरफ राजशाही के समर्थक, जो देश में फिर से राजा का शासन लाना चाहते हैं, इस मौके को भुनाने की कोशिश करने लगे। दूसरी तरफ सरकार के राजनीतिक विरोधियों पर इस आग को हवा देने के आरोप लगे ताकि सरकार गिर जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल के एनजीओ संगठनों ने, जिसने प्रदर्शन आयोजित करने के लिए सरकार से अनुमति भी ली थी, देखते ही देखते पूरे देश में युवाओं को सड़कों पे उतार दिया। सवाल यह उठता है कि एक एनजीओ, जिसका कोई सीधा राजनीतिक इतिहास नहीं था, अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? क्या पर्दे के पीछे से कोई राजनीतिक शक्ति इन्हें नियंत्रित कर रही थी? क्या राजनीतिक दल इस भीड़ का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे थे? यह संभव है, लेकिन कहानी में एक और परत है जो सबसे ज्यादा डराती है, और वो है विदेशी हाथ का होना।
अब हम उस एंगल पे आते हैं जिसपे मेन स्ट्रीम मीडिया में अक्सर अटकलें लगाई जाती हैं। डीप स्टेट और विदेशी शक्तियों की भूमिका। कई विश्लेषक नेपाल के इस संकट की तुलना श्रीलंका और बांग्लादेश में हुए हालिया सत्ता परिवर्तन से कर रहे हैं। पैटर्न लगभग एक जैसा बताया जाता है। युवाओं का भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, अचानक हिंसा का भड़कना और फिर ऐसी सरकार का आना जिसका झुकाव पश्चिमी देशों की तरफ, खासकर अमेरिका की तरफ हो। नेपाल चीन और भारत के बीच फंसा एक बेहद रणनीतिक देश है। यहाँ अमेरिका और चीन दोनों का भारी निवेश है। अमेरिका मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन (MCC) के जरिए नेपाल में निवेश कर रहा है, तो वहीं चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत नेपाल को अपने पाले में खींच रहा है। मौजूदा सरकार पर चीन समर्थक होने के आरोप लगते रहे हैं और इस संकट ने देश की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर दिए। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सब एक बड़े जियोपॉलिटिक्स गेम का हिस्सा हो सकता है, जहां नेपाल एक नया अखाड़ा बन गया है। आरोप लगते हैं अमेरिका की डीप स्टेट यानी वहां की खुफिया एजेंसियां और शक्तिशाली लॉबी चीन के प्रभाव को कम करने के लिए ऐसी अस्थिरता को हवा देती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी अपनी सरकार गिरने के बाद खुले तौर पर अमेरिका पर साजिश रचने का आरोप लगाया था। एक और चौंकाने वाली बात जो सामने आई वो प्रधानमंत्री को सेना प्रमुख की सलाह से जुड़ी अफवाहें थी। हालांकि इन अपुष्ट रिपोर्ट में कहा गया सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री को इस्तीफे की सलाह दी थी, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जब किसी देश की सेना, जिसे डीप स्टेट का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, के बारे में ऐसी बातें फैले तो ये साफ संकेत है कि खेल सिर्फ सड़कों पर नहीं बंद दरवाजे के पीछे भी खेला जा रहा है। तो क्या असली मास्टरमाइंड कोई विदेशी ताकत है जो NGO जैसे संगठन को एक मुखौटे की तरह इस्तेमाल कर रही है? यह सवाल बेहद जटिल है। आपको क्या लगता है? क्या यह सिर्फ जनता का गुस्सा था या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है, या फिर नेपाल अमेरिका और चीन के बीच चल रही एक बड़ी जंग का शिकार हो गया? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो नेपाल की भीड़ का असली मास्टरमाइंड कौन है? इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं है। सच्चाई ये है कि नेपाल एक परफेक्ट स्टॉर्म यानी कई संकटों को एक साथ आने का शिकार हुआ। यहाँ कोई मास्टरमाइंड नहीं बल्कि कई ताकतों ने मिलकर इसे अंजाम दिया, जिनमें सालों से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नेपो बेबी कल्चर वो बारूद था जिसे किसी भी हाल में कभी न कभी फटना ही था। दूसरा, राजनीतिक अवसरवादी सत्ता के भूखे नेताओं ने इस आग को बुझाने के बजाय उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। तीसरा, संगठित ताकतें, NGO जैसे संगठनों ने एक बिखरे हुए गुस्से को एक दिशा दी, चाहे उसकी मंशा कुछ भी रही हो। विदेशी डीप स्टेट का एंगल और अंत में जियोपॉलिटिक्स के बड़े खिलाड़ियों पर इस अस्थिरता का फायदा उठाकर अपने मोहरे आगे बढ़ाने के आरोप लगते रहे हैं। यह एक मल्टी लेयर गेम है जिसमें जेन जी के युवा शायद सबसे आगे दिख रहे हैं, लेकिन धागे खींचने वाले हाथ कई हैं और शायद अदृश्य भी हैं। यह कहानी हमें सिखाती है जब किसी देश की नींव भ्रष्टाचार की वजह से खोखली हो जाती है तो कोई भी बाहरी या भीतरी ताकत उसे आसानी से हिला सकती है। अगर आप ऐसे ही अनफिल्टर्ड एनालिसिस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पावर टॉक्स 360 को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।